हेलो एंड वेलकम टू साइंस ट्रेन। वर्क एनर्जी पावर के लास्ट लेक्चर में हम हाजिर हैं डिस्कशन लेके। कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट में हम लोग पढ़े थे जिन टॉपिक्स को, उसका पावर और रिलेटेड टॉपिक्स का। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। पार्टिकल जो है m स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब मोशन इन वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। इफ द स्पीड एक्वायर्ड इन टाइम t इज v, द पावर डिलीवर टू द पार्टिकल इज, ठीक है। टाइम दे दिया और मोशन स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी v दे दिया, तो पावर कह रहा है। तो पावर के लिए आप क्या ढूंढेंगे? वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन कई प्रकार से निकाल सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे वो तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी दे रहा है, स्पीड दे रहा है, मतलब कुछ एनर्जी वाला काम कर सकते हैं, एनर्जी वाला काम कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इनिशियल 0 होगा क्योंकि रेस्ट से शुरू कर रहा है, ठीक। तो इसलिए आप कहेंगे हाफ mv² वर्क डन होगा और डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। चलिए, तो हाफ mv² बाय t। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंजन डेवलप्स, इंजन का पावर दे रहा है 10 किलोवाट। टाइम कितना लगेगा अगर 2 केजी के मास को 40 मीटर तक उठाना है? तो आप जानते हैं कि पावर बराबर वर्क बाय टाइम। वर्क कितना होगा? तो फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट h बाई टी। टी पूछ रहा है तो mg h बाई p। m है 200, g 10 ले लीजिए, कह भी रहा है 10 लेने के लिए, और 40 मीटर की ऊंचाई तक लेके जा रहा है, और पावर जो है वो 10⁴ वाट है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 जीरो काट दीजिए, एक के बार में ये कट गया, बच गया 4 दूना 8। तो 8 सेकंड लगेगा इस इंजन के द्वारा उसको ऊपर ले जाने में, ठीक। पावर पे दोनों क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में जो एसर्शन रीजन है, पढ़िए। वन डायमेंशनल मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया, तो पावर जो है वो टाइम के भी से किस तरह से डिपेंड कर रहा होगा? तो आप कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन में पावर बराबर वर्क बाय टाइम होता है। तो वर्क जो होगा वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो होगा ut प्लस हाफ at², ठीक है ना। तो हाफ at² डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। तो t से एक t कट गया, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स भी कांस्टेंट होगा, ठीक, क्योंकि ये ma होता है, ये सब कांस्टेंट है। u को मैंने 0 ले लिया है, वो नहीं भी बोले तब भी, क्योंकि हम शुरू से लेके जोड़ लेंगे, ठीक, ताकि यहाँ पे आसानी से दिखना आसान हो जाए, ठीक। चलिए, तो पावर जो होगा ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, सही है। ये कारण है इनका। इन जनरल पावर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड एंड इट्स वेलोसिटी, ठीक है। x बाई टी को वेलोसिटी कहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन ये प्रोपोर्शनल क्या इसके वजह से हुआ है? ऐसा कहना तो ठीक नहीं है ना, ठीक है। कारण ये है कि x जो है वो t² पे डिपेंड करता है, ये कारण है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहना उचित नहीं है। नेक्स्ट, इंजीनियर साहब क्लेम कर रहे हैं कि इंजन जो है उन्होंने बनाया है 10 किलोवाट का पावर का, और वो 1 सेकंड में 1 ग्राम फ्यूल जला देती है,
ईंधन। द कैलोरिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जो है वो 2 किलो कैलोरी पर ग्राम देती है। दिस क्लेम इज, अच्छा, इंजीनियर साहब जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं ये बात। चलिए, तो 1 ग्राम जो पर सेकंड जलाइएगा तो देखिए कितना निकलेगा, 1 किलो कैलोरी, ये 2 किलो कैलोरी 1 ग्राम देता है, यानी कि 1 सेकंड में इतना दे रहा होगा। तो 1 सेकंड में जो एनर्जी मिल रहा है वो 2000 कैलोरी मिल रहा है। इसको जूल में बदलिए तो 4.2 से मल्टीप्लाई कीजिए, और चूंकि ये 1 सेकंड ही है तो ठीक है। तो एनर्जी बाई टाइम, तो यही तो पावर है। तो ये आ जाएगा 4 दूना 8, 8400 वाट, मतलब 8.400 किलो वाट, 8.4 किलो वाट, ठीक। और दावा किया जा रहा है कि ये 10 किलो वाट का इंजन है, जो कि वैलिड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। इस बार पानी ऊपर से गिराया जा रहा है 60 मीटर की ऊंचाई से, और 15 केजी पर सेकंड गिराया जा रहा है, और वो टरबाइन पे गिराया जा रहा है। टरबाइन नचेगा और आगे बिजली बने जो हो, ठीक। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल, इसमें से 10% एनर्जी लॉस हो रहा है। तो जो बचा हुआ है वो कितना एनर्जी पर सेकंड है, वही पावर हो जाएगा, ठीक। तो आप कहेंगे कि mgh ये एनर्जी हो गया, बाई टाइम एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया। ये जो एनर्जी है इसमें से 10% बर्बाद हो रहा है, मतलब 9/10 जो है वो यूज हो रहा है, ठीक। तो ये रहा पावर, ये रहा पावर, ठीक। और टाइम पर सेकंड करके दे रहा है 50 केजी। चलिए ले लीजिए, तो 9/10 m है कितना, 15 केजी पर सेकंड, और कितने हाइट से, तो 60, और जी का वैल्यू नहीं डालें, वो डाल दीजिए 10 900 इंटू 9 इज 8100, ठीक है ना। ये वाट में आएगा, अगर किलो वाट में दिया है तो 1000 से डिवाइड कीजिए, 8.1 किलो वाट। क्वेश्चन है कि अगर 1 ml ब्लड 1 सेकेंड में हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है, 1 cc ऑफ ब्लड इन 1 सेकेंड अंडर प्रेशर 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द पावर ऑफ हार्ट इज। तो देखिए, पहली बात ये कि ये ह्यूमन हार्ट का नहीं है, 1 cc इतना कम नहीं है। तो अब आइए, जो हमें वर्क निकालना है, चूंकि पावर की बात हो रही है, तो पावर बराबर वर्क बाय टाइम, ठीक है ना। तो वर्क कई प्रकार से निकाला जा सकता है। आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहिए तो भी वर्क, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर वर्क कंजर्वेटिव है तो उसने किया है तो ठीक है, वो भी वर्क, ठीक है ना। और अगर प्रेशर और वॉल्यूम दे दे तो आप पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में कि पी भी वर्क होता है, पी भी वर्क होता है। इसको प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहें, ये जो कहें, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम भी वर्क होता है, ये उसको यूज कर रहा है और कुछ नहीं है। तो देखिए क्या क्या बोल रहा है, वॉल्यूम तो दे दिया 1 cc, प्रेशर दे दिया, हाँ ठीक है, और टाइम भी 1 सेकंड दे दिया, जल्दी कीजिए। चलिए, प्रेशर 20,000, हाँ 1 cc ऑफ ब्लड को ऐसा यूनिट में लिखना होगा। तो आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि 1 यूनिट वॉल्यूम में, यानी 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब का टंकी ले लीजिए, उस टंकी में 1000 लीटर पानी आएगा,
उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी 1 मीटर रखना होगा। ठीक, तो 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब में आएगा। फिर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो जाएगा, मतलब 10⁶ ml आएगा उसी 1 मीटर क्यूब में। ये 1 ml ले रहा है, 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, cc मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है ना, तो कुछ नहीं, cc ml का दूसरा नाम है, तो इसलिए 1 ml जो होगा ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तो 1/10⁶ बराबर 10⁻⁻6। ठीक है ना, मीटर क्यूब। तो आइए 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, और ये काम हो रहा है 1 सेकेंड में, तो नीचे में तो 1 ही हो गया, तो कुछ नहीं, ये देखिए 2 × 10⁻⁻4 नहीं 4 गया तो -2 बचेगा, -2 वाट। देख लीजिए ऑप्शन में पॉइंट में दे रहा है तो ठीक है, पॉइंट हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा तब 2 आएगा। इस एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 में। पावर ऑफ मशीन गन is determined by both the number of bullets fired per second and kinetic energy। हाँ, टोटल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करेगा कि हर एक बुलेट कितना एनर्जी लेके जा रहा है और एक ही सेकंड में कितना बुलेट निकल जा रहा है, उतना ज्यादा एनर्जी। बिल्कुल। पावर ऑफ एनी मशीन इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, ये भी बात सही है, लेकिन उसका कारण ये तो नहीं है। ठीक है ना, कारण का तो मामला है। ये कह रहा है कि वर्क डन, डिफिनीशन दे रहा है, ठीक है डिफिनीशन दे रहा है, तो वर्क डन में ये बात तो आ गई ना कि टोटल वर्क कितना हुआ, एक बुलेट का कितना काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल कितने बुलेट्स निकले, तो टोटल कितना काइनेटिक एनर्जी। यस, तो एक्सप्लेनेशन में ले लेंगे इसको। ठीक है ना, दे रहा है कि नहीं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट है, सही है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बॉडी है मास 10 kg का विथ मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड v ऑफ, अरे v ऑफ 2 मीटर पर, कुल नहीं कांस्टेंट स्पीड सीधे बोलिए ना भाई, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस जो भी है, द पावर प्रोड्यूस ऑफ द बॉडी। देखिए सर्कुलर मोशन में ये बात बहुत मशहूर है कि जो फोर्स है परपेंडिकुलर लगता है ऑलवेज, और परपेंडिकुलर फोर्स कोई काम नहीं करेगा। पावर बराबर फोर्स वेलोसिटी एफ वी कॉस थीटा, और यहाँ पे एफ वी कॉस थीटा 90 डिग्री आ जाता है, कॉस 90 0, तो पावर जीरो। ठीक है ना, तो द पावर प्रोड्यूस बाय द बॉडी विल बी, हाँ ये जो है सर्कुलर मोशन में, इनको थोड़ा सा और क्लियर लिखना चाहिए कि ये स्पीड कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉन यूनिफॉर्म हुआ तब इसका स्पीड बढ़ता जाएगा, वर्क डन आने लगेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में फोर्स दे रखा है और इतने समय तक काम कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल रखा है, पावर यूज्ड इज, ठीक, कुछ नहीं, थोड़ा सा मैथ्स यूज कर लिया आपका कि आप वर्क डन बाई टाइम निकालेंगे, और वर्क डन जो होगा ये एफ डॉट एक्स हो जाएगा, ठीक, डिवाइडेड बाई टी। एफ जो है वो 2i + 3j + 4k डॉट 3i + 4j + 5k डिवाइडेड बाई टाइम 4 सेकेंड है, और डॉट प्रोडक्ट आप निकालते थे, जानते हैं आई से बात करेगा, जे से, और के से, तो 3 दूना 5 प्लस 4 × 12 प्लस 20/4 32, 20 12 32 5। हाँ, मैं क्या करता हूँ, 3 दूना 6
मैंने 3 2 5 कर दिया था, 12 6 18 और 20 38 बाई 4 9 36 9.5 वाट। क्वेश्चन नंबर 10, बॉडी है इतना का 60 डिग्री से एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे पावर डिलीवर पूछ रहा है, ठीक है ना, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, जब ये जा रहा था, ठीक है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो हमेशा नीचे लग रहा है, कहीं पर भी लेंगे तो सब जगह नीचे लग रहा है, mg, ठीक है ना। तो फोर्स के एलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव वर्क होगा व्हाटएवर, तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, आएगा तो वर्क डन हो रहा है। आए तो जब तक ये ऊपर की तरफ जा रहा है नेगेटिव वर्क हो रहा है, फिर जब नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है, ठीक, mg नीचे था और डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क हो रहा था एक ही जगह, ठीक एक इंस्टेंट पे, जब इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाता है। आप जानते हैं कि ठीक जब ये टॉप पोजीशन पे रहेगा उस समय केवल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मौजूद होगा, यहाँ पे वी वाई 0 हो जाएगा, ठीक है ना, केवल एक्स कंपोनेंट मौजूद होगा और एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होता है क्योंकि एक्स की तरफ कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, जो mg है वो ग्रेविटेशनल फोर्स y की तरफ लग रहा होता है हमेशा, ठीक है ना। तो केवल इस पोजीशन पे ये mg और v में एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एफ वी cos 90 0 आ जाता है। तो वर्कडन केवल वहां पे होगा और 0 होगा वहां पे, बाकी सब जगह वर्कडन कुछ आएगा। और ये वही वाला पूछ रहा है हाईएस्ट पॉइंट वाला, तो 0 है भाई। आइए 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट या रिलेशंस दे रहा है और इनकरेक्ट पूछ रहा है, मतलब बाकी 3 करेक्ट है। चलिए पहला वाला पावर एफ डॉट समथिंग दे रहा है, तो आप जानते हैं पावर जो है ये एफ डॉट वी हो जाता है। तो एफ तो दे ही रखा है, ये क्या भी हो सकता है कि नहीं, खाली आपको यही चेक करना है। तो आप कहेंगे वेलोसिटी जो है एक्सेलरेशन की भाषा में v बराबर u प्लस AT होता है। तो u तो लीजिए नहीं, इनिशियल और फाइनल, जब इंटीग्रेशन लिखिए तो u टू v ऐसे लिखा जाता है। तो आप सीधे कहेंगे कि ये वेलोसिटी जो है ये a dt हो जाता है, a dt हो जाता है, ठीक। न्यूटन सेकेंड लॉ से a बराबर f बाई एम हो जाएगा, f बाई एम हो जाएगा। तो ठीक है, इंटीग्रेशन f बाई एम dt, क्या यही दे रहा है? हाँ यही दे रहा है, तो सही है। तो पहला वाला तो सही है। और फोर्स अगर परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो पावर 0 होता है, अभी बार बार बात हो गई कई बार। इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो लिमिटिंग एजेंट ऑफ एवरेज पावर, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो जहां भी इंस्टेंटेनियस नाम में लगता है सब जगह यही हाल रहता है, ठीक है ना, कि पावर जो है आप कहते हैं एवरेज पावर डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और इसी को आप डेल्टा टी 10 to 0 ये लिमिट लगाते हैं तो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाता है डी ओमेगा बाई डी टी। ये तो सब जगह के लिए ये डेफिनेशन ही है इंस्टेंटेनियस का। एफिशिएंसी जो है वो आउटपुट बाई इनपुट होता है, ये उल्टा लिख रखा है इसलिए गलत हो गया। द इंस्टेंटेनियस स्टेटमेंट पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 में। द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एजेंट इज मेजर्ड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ये पावर जो है ये एफ डॉट वी होता है, बिल्कुल सही है। द यूनिट ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इज वाट, ठीक है बाबा, ये दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, ये कारण थोड़ी है, ये तो एक जस्ट इंफॉर्मेशन है। तो दोनों इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात नहीं है। 13
एक बार फिर से सर है। पंप का पावर है, कह रहा है कि जो पंप 100 केजी वाटर 10 सेकेंड में इतने हाइट पर ले जाए उसका पावर 10 होगा। चेक करना है आपको कि सही है कि नहीं। तो आप देखिए mgh, तो m हो गया, g 10 हो गया और h कितना है, 100 मीटर है। तो mgh डिवाइडेड बाई टाइम 10, यही पावर है। ठीक, वर्क डन बाई टाइम। तो 10 से 10 काटिए, 10 टू द पावर 4 मतलब 10 किलो वाट। अगर ये बात कह रहा है तो सही है स्टेटमेंट, तो 10 किलो वाट कह रहा है तो बिल्कुल सही है। द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। हाँ, ये भी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिकल यूनिट है जो गाड़ियों में के पावर दिखाने के लिए ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में जम के यूज होता है। आप जब पढ़ेंगे तो इंजन का पावर कई बार एचपी में लिखा रहेगा गाड़ियों का, और स्पेशली 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं हम, तो एचपी में लिखा रहेगा तो सही है। तो ये कुछ नहीं, ये भी इंफॉर्मेशन है, तो एक्सप्लेनेशन का तो कोई मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टोन अटैच्ड है, ठीक है, और उसको वर्टिकल सर्किल में रोटेट किया रहा जा रहा है, ठीक है ना। स्ट्रिंग ब्रेक्स एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम टेंशन, इट विल ब्रेक एट। ठीक, जो टेंशन होता है इस स्ट्रिंग का, टेंशन जो होता है वो एक तो mg का एक कंपोनेंट लग रहा होगा, यहां पे mg पूरा ही के पूरा लग रहा होगा, बाकी जगह थीटा पे अगर लगाएंगे आप, यहां पे अगर थीटा लगा दे तो आप जानते हैं इधर mg cos थीटा हो जाएगा, और जो स्पीड यहां का होगा चाहे कहीं का भी जो स्पीड होगा उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिख देंगे आप, mv²/r। तो टेंशन हमेशा इनको होगा, आप हर जगह का देख सकते हैं कि थीटा कितना है। तो लोएस्ट पोजीशन पे थीटा 0 है तो cos 0 1, तो इसलिए मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होता है, लोएस्ट पोजीशन पे। ठीक, तो अगर ये टूटेगा तो लोएस्ट पोजीशन से टूटेगा। T इज मैक्स एट A, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री हुआ, इसलिए cos 0 मैक्सिमम होता है तो वहां से टूट जाएगा। 15 में एक बार फिर से वर्टिकल सर्किल की बात कर रहा है, रेडियस r दे रहा है। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड v है, इस तरह से है सच दैट द स्ट्रिंग वुड नॉट स्लैकन, वो सिकुड़ेगा नहीं, बिफोर द स्ट्रिंग रीच द बॉटम। सिकुड़ना नहीं है, तो सिकुड़ना नहीं है तो जो टॉप पोजीशन है यहां पे mv²/r ऊपर और mg नीचे और टेंशन भी नीचे, ठीक है ना। इस बॉडी पे जो चेक कर रहा है इस पे टेंशन इसको नीचे खींच रहा है, mg भी नीचे खींच रहा है। ठीक, तो आप कहेंगे कि T + mg = mv²/r। ठीक, तो mv²/r को हमेशा इनसे बड़ा होना होगा या ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं बराबर होना होगा। तो बराबर अगर है ये और ये तो टेंशन हो जाएगा 0। तो यहां पे जस्ट पार करने के लिए आप टेंशन को मिनिमम कर सकते हैं और वो 0 कर सकते हैं। ठीक है, 0 कर सकते हैं। अगर टेंशन 0 के अलावा कुछ रहेगा तो ठीक है, तब तो खैर पूरा सर्किल पूरा करेगा ही, लेकिन टेंशन 0 पे भी सर्किल पूरा कर लेगा। 0 से कम होगा तब mv²/r इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप कहेंगे कि mv²/r को या तो बड़ा होगा या बराबर होना होगा mg के, तभी ये सर्किल कंप्लीट करेगा। 16, एक बार फिर से वर्टिकल सर्किल है और नीचे से 30 डिग्री और 60 डिग्री पे T1 और T2 पूछ रहा है। कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि जो टेंशन है ये mv²/r
अब प्लस एम जी कॉस थीटा है, ठीक है ना। एक बार 30 उसका वैल्यू डालिए कह रहा है, और एक बार 60 डालिए, ठीक। तो आप जानते हैं कि थीटा 0 अगर रखते हैं तो कॉस 0 मैक्सिमम होता है, उसके बाद 90 डिग्री तक घटने जा रहा है, घटते घटते 90 पे 0 होने जा रहा है, ठीक है ना। तो 0 मैक्सिमम था, घट के 30 पे घटेगा, 60 पे और घट जाएगा, मतलब T2 छोटा होगा तो T1 बड़ा होगा। 17 देखिए एक बार, स्टोन का मास दे दिया है, 1 मीटर लॉन्ग धागा है वर्टिकल सर्किल में। वेलोसिटी ऑफ स्टोन एट द बॉटम ऑफ द सर्किल इज जस्ट सफिशिएंट टू टेक इट द लूप ऑफ द सर्किल। एक बार फिर से, अक्सर क्वेश्चन में यही सब पूछ रहा होता है कि नहीं, जस्ट पार करने के लिए, मतलब ऊपर में mv स्क्वायर बाई आर को mg के बराबर कर रहा है ये, ठीक है ना। यहाँ पे mv स्क्वायर बाई आर mg को बैलेंस कर रहा है, मतलब वहां का टेंशन 0 कर रहा है। The velocity to take it to the top of the circle without selecting of the string. What is the tension in the string at the top of the circle? जा, यहाँ पे टेंशन 0 है, पिछले ही अभी क्वेश्चन में लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे जस्ट पार करने के लिए ये इसको बैलेंस कर देगा, तो टेंशन का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन तब भी ध्यान रखना है आपको कि ये अगर छोटा होने लगा तो फिर mg जीत जाएगा, तो ये ऊपर जाने के बदले नीचे ही से घूम जाएगा, तो सर्किल पूरा नहीं होगा, ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ठीक है ना। तो सर्किल पूरा करने के लिए आपको कम से कम mg को बैलेंस करना होगा टॉप पोजीशन पे, ठीक। और जब टॉप पोजीशन पे mg को बैलेंस कर रहे होंगे तो आप कहेंगे वहां पे mv स्क्वायर बाई आर बराबर mg। और उस हालत में जब वो यहां से यहां पहुंचेगा, तब उस समय का टेंशन अगर हम आपसे पूछे कि कितना होगा, जब ठीक नीचे पहुंचेगा तब, तो ठीक नीचे पहुंचेगा तो ध्यान दीजिए यहाँ का जो अब v डैश हम लेंगे वो कुछ और होगा, क्योंकि अब यहाँ से तेज होता हुआ नीचे तक आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से कहेंगे कि mg, और कितना नीचे गिरा है, तो 2 बार नीचे गिरा है, r छोटा से लिख रहे हैं तो छोटा ही से लिखिए। ये mgh इतना पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया है, और पहले से उसके पास ये वाला एनर्जी था, तो हाफ mv स्क्वायर था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर कैसे, कितना था वहां वाला, तो यहां से उठा लेंगे, इधर भी हाफ लिखिए, इधर भी हाफ लिखिए, r को उठा के उधर ले जाइए, तो वहां का हाफ mv स्क्वायर जो था वो हाफ mgr था, ठीक है। चलिए, एनीवेज ये वाला पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा, और पहले से इतना काइनेटिक एनर्जी था, ये सबको जोड़ के नीचे वाला काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, हाफ m v डैश का स्क्वायर, v डैश का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मामला, तो लिखिए 2mgr, आप प्लस हाफ m स्क्वायर को लिखिए 0.5 mgr, मतलब हाफ mgr, ठीक है ना। इज इक्वल टू वहां का काइनेटिक एनर्जी, वहां का काइनेटिक एनर्जी। अब इसको यहीं पर रोक के पहले लिख दीजिए, ठीक है, एम वी डैश का स्क्वायर। और मैं जब पूछे नीचे का पूछूं यहाँ का टेंशन टी डैश, तो आप कहेंगे टी डैश जो होता है वो एम वी, वहां का वेलोसिटी वी डैश था स्क्वायर बाई आर, अब प्लस एम जी हो जाएगा, एम जी हो जाएगा, एम वी डैश का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर लाके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो ये 2 और आधा जोड़ के 2.5 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हुआ, ठीक। तो ये एम वी डैश स्क्वायर जो है ये 5 mgr है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई r प्लस mg, r से r कट हो जाएगा, 5 mg प्लस mg इज 6 mg। ये बात है मशहूर कि जस्ट अगर क्रॉस कराना है ऊपर से, तो उस समय वहां का टेंशन हो जाएगा 0, और नीचे का टेंशन जो है ये 6 mg होगा, ठीक।
तो इसी के साथ हम लोग एक इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश किए, वर्क, एनर्जी एंड पावर। उम्मीद करते हैं कि आपके पढ़ाई में मेरा सहयोग रहा इस चैप्टर का और आगे भी रहेगा, और आपकी कामयाबी में हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो, यही कोशिश है और ये कोशिश जारी रहेगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक विदा दीजिए। थैंक यू।